नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका। शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है देश भर की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर पे नजर डालेंगे जो है ई कोर्ट परियोजना की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया। दूसरी खबर होगी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए संकल्प पत्र अपना जारी किया है। तीसरी खबर, गुजरात में सीएम योगी की गर्जना, जहां कांग्रेस चित चौथी खतौली विधानसभा में जयंत और चंद्रशेखर साथ साथ नजर आए, जनता से वोट की अपील की। पांचवी खबर, मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल की हुंकार, सपा सरकार में सभी वर्ग खुश, बीजेपी सरकार में सबका झलक रहा दर्द। और छठी और अंतिम खबर होगी जिस पर रहेगी इस बुलेटिन में नजर, वाराणसी में निकाय चुनाव पर मंथन। तो इन 6 खबरों पर आज नजर रहेगी हमारे इस खास बुलेटिन में। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर खतौली विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां इस वक्त तेज हो चुकी है। आजाद समाज पार्टी और सपा और आरएलडी की संयुक्त सभा की गई है। नेता, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस सभा में शामिल हुए हैं। जयंत चौधरी, चंद्रशेखर और कमाल अख्तर भी जनसभा में शामिल हुए हैं। जनसभा के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान सामने आया। सरकार की कमियां सामने लाएंगे, ऐसा कहना है जयंत चौधरी का। वोट से विरोधियों को जवाब देंगे। बीजेपी नकारात्मक प्रचार कर रही है, महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव। तो ये तमाम बातें जयंत चौधरी की तरफ से कही गई हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए। सचिन, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस मामले को लेकर? देखिए, एक बड़ी जनसभा आज खतौली विधानसभा में गठबंधन प्रत्याशियों की तरफ से की गई है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर और सपा की तरफ से भी सभी नेतागण यहाँ पर मौजूद रहे। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा रहा और इस जनसभा में चंद्रशेखर और जयंत चौधरी दोनों ही सरकार पर जमकर बरसे हैं। जयंत चौधरी ने कहा है कि ये जो गठबंधन बना है ये 2024 में सरकार पर भारी पड़ने वाला है। 2027 में भी उत्तर प्रदेश से ये योगी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेगा और बड़ा ही मजबूत गठबंधन है और पूरी तरह से सरकार पर जमकर बरसे हैं और मदन भैया को जिताने की अपील की गई है। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो कई कटाक्ष भी जयंत चौधरी की तरफ से किए गए भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं जयंत चौधरी ने। उन्होंने 2 अप्रैल के दंगे की, जहां भाजपा हर अपनी जनसभा में मुजफ्फरनगर के दंगों की याद दिलाती है, उन्होंने 2 अप्रैल के दंगों की याद दिलाई है। जयंत चौधरी ने भी और चंद्रशेखर ने भी कि 2 अप्रैल में दलितों पर यहाँ पर अत्याचार किए गए हैं, फर्जी मुकदमे किए गए हैं और उन पर उत्पीड़न किया गया है। तो पूरी तरह से आज सरकार को घेरा है और पूरी तरह से आज जमकर बरसे हैं। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र इस वक्त जारी कर दिया है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो आज जारी किया और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद रहे। बीजेपी ने 5 साल में 20 लाख जबकि कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है। गुजरात में एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा भाजपा ने घोषणा पत्र में किया है। राज्य में 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्थान बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड बनाए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाएंगे। घोषणा पत्र जारी करने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे ये संकल्प पत्र महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है। का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। और इसी मंत्र को लेकर हम सब लोग चले और यह एक तरीके के पड़ाव से नई यात्रा प्रारंभ करने का अवसर है।
और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? भारतीय जनता पार्टी ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और जिसका नाम संकल्प पत्र 2022 रखा गया है। बीजेपी के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो उस समय मौजूद थे। इसके अलावा वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की बात करें या प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। और साफ बात है कि घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस से 2 गुना रोजगार जो है वो भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में देगी। करीब 20 लाख रोजगार देने का वादा इस दौरान किया गया है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख ही रोजगार देने का वादा किया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बीजेपी ने गुजरात में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है जनता से। इसके साथ ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि दोबारा सरकार बनाते हैं तो वे 500 करोड़ के अतिरिक्त जो बजट है वो गौशालाओं को उससे मजबूत करेंगे। इसके अलावा करीब 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएगी। इन सब तमाम बातों को लेकर आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मानती है कि गुजरात में किसी से फाइट नहीं है चुनावी तौर पर। और निश्चित तौर पे आज कई दावे किए गए हैं, वादे किए गए हैं गुजरात की जनता से और इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 2C फूड पार्क स्थापित करने और भारत को पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का भी वादा किया है। इसके अलावा ये भी बात कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यानी आयुष्मान भारत है, उसके तहत वार्षिक जो सीमा है उसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार करने का भी वादा जनता से किया गया है। इसके अलावा निःशुल्क चिकित्सा जो है उसको सुनिश्चित करने का भी वादा गुजरात की जनता से किया गया है। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जो बातें हैं वो इस संकल्प पत्र में कहा गया है। सरकारी स्कूलों को और भी बेहतर बनाने की बात कही गई है, जिसमें अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ साथ 20,000 सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की बात इस संकल्प पत्र में कही गई है। तो निश्चित तौर पर हर सेक्टर को छूने का कहीं ना कहीं प्रयास इस संकल्प पत्र के द्वारा किया गया है। शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में आज हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न पहलों का भी शुभारंभ किया है और इसके तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WSS वेबसाइट भी शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, आज 26/11 मुंबई आतंकी हमले का भी दिन है। 14 साल पहले भारत जब अपने संविधान का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या डिजिटल पेमेंट्स, भारत के विकास के हर आयाम में युवा शक्ति अपना परचम लहरा रही है। हमारे संविधान और संस्थाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारे इन युवाओं के कंधों पर ही है। इसलिए आज संविधान दिवस पर मैं सरकार की व्यवस्थाओं से, देश की न्यायपालिका से एक आग्रह भी करूंगा। आज के युवाओं में संविधान को लेकर समझ और बढ़े, इसके लिए ये जरूरी है कि वो संवैधानिक विषयों पर डिबेट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बने। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात पहुंचे, जहां सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। बाबा साहेब का भी कांग्रेस ने अपमान किया था और क्या कुछ कहा इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे
तब कांग्रेस ने विरोध किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी और इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भगवान सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार हो, लेकिन सरदार साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, उन्होंने यहीं पर समुद्र के किनारे खड़े होकर के उन्होंने यहां पर संकल्प लिया था कि किसी कालखंड में अगर किसी विदेशी आक्रांता ने हमारे किसी आस्था के स्थल को तोड़ करके वहां पर हमारी आस्था को आहत किया है, स्वतंत्र भारत गुलामी के इन चिन्हों को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान सोमनाथ के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया था। तब उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस कार्यक्रम में आना चाहते थे, उन्हें रोकने का भरसक प्रयास हुआ था। भाइयों बहनों, जो कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हो, क्या उस कांग्रेस को हम समर्थन करेंगे? जो कांग्रेस कभी आपके साथ नहीं खड़ी होती है, क्या उस कांग्रेस के साथ हम खड़े होंगे? और कांग्रेस केवल यहीं पे शांत नहीं थी, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी सम्मान नहीं दिया, उन्हें चुनाव हराने का भरसक प्रयास कांग्रेस करती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अयोध्या में चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का, आम नागरिकों का शोषण करते थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बना है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां इस वक्त लगातार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं और अपना पूरा जोर भी लगा रही हैं। वहीं लखनऊ में आयोजित करहल विधानसभा क्षेत्र के नुक्कड़ सभा में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को हराने का भी आह्वान दिया। उन्होंने अपील की कि 5 दिसंबर को साइकिल वाले बटन को दबाकर भारी बहुमत से डिंपल यादव को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भाजपा के लोग धोखा देते हैं। प्रदेश में 6 साल की सरकार में सड़कें नहीं बन पाए, नहरों में पानी नहीं आया, किसानों को पानी नहीं मिला। आज हालात ऐसे हैं कि जब किसानों को पानी की जरूरत है लेकिन नहरों में पानी ही नहीं मिलता। किसान आज इस महंगाई के चलते डीजल पंप से अपनी खेती की सिंचाई करवाने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी ने जाति मजहब से उठकर काम किया, जबकि भाजपा सरकार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर 5 तारीख को डिंपल यादव के समर्थन में वोट देने की जनता से अपील की है। अपील है 5 तारीख को जब डिंपल लग रही है, नेताजी की बहू लग रही है, तो नेताजी की बहू हुई तो आप सब लोगों की बहू हो, लड़कों की भाभी हो, तो प्रतिष्ठा लगी गई हम सब लोगों। तो इसलिए सब लोग मिल करके जिता देना। समाजवादी पार्टी डिंपल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा निवेदन है कि जितने यहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी बूथ
और अपना अपना एरिया बात करके आज ही से निकल पड़े। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब टेम्पल को बचाने के लिए लगा देना। तो हाथ उठा करके बता दो कि टेम्पल की बड़ी हमारी अपील है 5 तारीख को। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नदीम सिद्दीकी जुड़ गए। नदीम, क्या कुछ ताजा अपडेट? लगातार इस वक्त शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं और बहू डिम्पल यादव के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। देखिए, पूरा सैफी परिवार इस लाज को बचाने के लिए, नेताजी के सम्मान को बचाने के लिए सड़कों पर है। लोगों को मनाने के काम कर रहे हैं। जन जन तक जाके, डोर टू डोर जाके लोगों की बात सुन रहे हैं और जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा जो आज मुद्दा निकल के आया वो ये है कि डिम्पल यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, उन्होंने जो एक सबसे महत्वपूर्ण आज बात कही हर मीटिंग में, हर मंच पे, वो ये कहा है कि 4 तारीख को मतदाता अपने घर पे ना सोएं और 5 तारीख को वोट करके वो 6 तारीख को घर पे आए। और 6 तारीख को चूंकि फोर्स चला जाएगा तो कोई कार्रवाई कोई नहीं कर सकेगा, कोई दबाव बना नहीं सकेगा और खुलकर वोट करें। और जो 5 तारीख को वोटिंग है उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं, क्योंकि महिलाओं को कोई भी टच नहीं करेगा, महिलाओं को कोई छेड़ेगा नहीं, महिलाओं को कोई परेशान नहीं करेगा। प्रशासन जो है महिलाओं के साथ सख्ती नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रशासन को लगता है, समाजवादी पार्टी को, कि प्रशासन पूरी तरीके से वोट डलवाने में लोगों को परेशान करेगा, ताकत कर लगाएगा, शिकंजा कसेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नदीम। तो आपको बता दें कि उपचुनाव होना है और ऐसे में सैफी परिवार पूरा इस वक्त उतरा हुआ है जमीनी स्तर पर। खुद अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और लगातार डिम्पल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैनपुरी में चुनावी प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिम्पल यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आने वाले चुनाव में, जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है और आप सबका चुनाव है, इस क्षेत्र से नेताजी का भावात्मक जुड़ाव रहा है। मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी। यहाँ के लोग और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास काम यहाँ कराएं। और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि का देने का काम आप सब करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैनपुरी की जनता आने वाले चुनाव में, जो चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जो नेताजी का चुनाव है और आप सबका चुनाव है, इस क्षेत्र से नेताजी का भावात्मक जुड़ाव रहा है। मैनपुरी नेताजी के हृदय में बसती थी। यहाँ के लोग और उन्होंने कोशिश करी कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास काम यहाँ कराएं। और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि का देने का काम आप सब करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास। वहीं वाराणसी में आयोजित नगर निकाय चुनाव की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत का भरोसा दिलाया। कांग्रेस पर जमकर वार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश ने बाउंस कर दिया। वाराणसी नाव हादसे को लेकर कहा कि इसकी जांच होगी और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो उसको लेकर भी निर्देश दिए जाएंगे। इस दिन से भारत जोड़ो यात्रा तो करने से पहले श्री राहुल गांधी जी को अपने नेहरू जी के मतलब जो पहले प्रधानमंत्री देश के थे, जिन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे करके और देश का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों गंवा दिया था, उसके लिए आंदोलन करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर जहां से हमने धारा 370 ख़त्म किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो पाकिस्तान के कब्जे में आज भी कश्मीर का एक हिस्सा है, उसके लिए आंदोलन करते तो समझ में आता। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने शुरू किया है, लेकिन कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू करके रखी हुई है और इस यात्रा को फ्लॉप शो साबित हुआ है, ये मैं कह सकता हूँ। इस दिन से भारत जोड़ो यात्रा तो
और वहीं मजदूर किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत आज पहुंचे और न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए मजदूर किसान महापंचायत की जा रही है। और क्या कुछ कहा इस दौरान राकेश टिकैत ने, वो आपको सुनवाते हैं। देश में जब भी किसानों की बात हुई है, तमाम सरकारों ने वादे किए हैं, लेकिन किसानों पर से वादे किए सरकारों ने, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर किसान संगठन लगातार आंदोलन करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत जी मौजूद है। टिकैत जी, सरकारें वादा करती हैं किसानों से, वादा करके भूल जाती हैं, फिर किसान सड़कों पर उतरता है। आज फिर आप लोग महापंचायत कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये आंदोलन तो लंबा चलेगा, ठीक है। सरकारें जब 13 महीने के आंदोलन में नहीं मान रही तो ये आंदोलनों को दबाना चाहती है। देश में कोई आंदोलन ना हो उसको दबाना चाहती है। देश में आजादी की लड़ाई 90 वर्ष चली, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष होंगे, सड़कों पे जनता को उतर कर आना पड़ेगा। इस आंदोलन को हाली और पाली ये लोग इसको चलाएंगे। व्यापारी इंडस्ट्रीज वाले, जो कारोबार करने वाले भी इस आंदोलन से बगल हो जाएंगे। सब सत्ता के साथ में चले जाएंगे। तो ये संघर्ष लंबा चलेगा। ये सर, किसानों से वादे किए जाते हैं। किसान अगर काम करना खेतों में बंद कर दें तो देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। अब किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है, आवारा पशु रोड पर घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कटीले तार किसान नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में सरकार से क्या कटीले तारों को लेकर, जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इसको लेकर भी कोई वार्ता होगी? देखो, सरकार कोई बात नहीं कर रही। वार्ता तो जब हो, जब सरकार कोई बातचीत करे, और जब सरकार बात ही नहीं कर रही तो वार्ता किससे करोगे? वार्ता तो भाई दीवारों से कर लो, अपनी बात प्रेस के माध्यम से अपनी बात कह दो। सरकार तो देश में है नहीं जो बातचीत करने वाली थी। जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो देश में नहीं है। देश में तानाशाहों की सरकार है। वो कब बात करेगी, कब करेगी, उसका तो कह नहीं सकते। सर, गाजीपुर बॉर्डर पर जब आपका आंदोलन चल रहा था, मैं भी वहाँ कई बार गया, देखा एक लंबा आंदोलन चला, तमाम आरोप का दौर लगा। किसान थे तब भी लड़े थे, एक बार फिर से वही आंदोलन बनता हुआ आया कि सरकार ने वादा किया, वादा खिलाफी कर रही है। राजभवन जाने का आपका प्रोग्राम था, वो क्या रहेगा? अभी सलाह करेंगे यहाँ पे सब लोग। ये तो राजभवन ही है, दिल्ली में आगे तो ये, लखनऊ में आगे तो राजभवन ही है ये, और पूरे देश में आंदोलन चल रहा है आज। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राकेश टिकैत जी, जिनका कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर समय समय पर ये आवाज बुलंद करते आए हैं, और आने वाले दिनों में एक बार फिर से किसानों का आंदोलन सड़क पर देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है बरेली से, जहां पर युवती के साथ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का मामला इस वक्त सामने आया है। पीड़िता को आगरा में बंधक बनाकर उसका गैंगरेप किया गया। युवती को लेकर अजमेर और बिहार भी आरोपी गए थे। आगरा से युवती आरोपियों के चंगुल से छूटकर बरेली पहुंची। पीड़ित युवती ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बरेली में पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शाही थाने में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, जहां पर आगरा से युवती को लेकर के गए और इस दौरान युवती आरोपियों के जंगल से छूट गई और पीड़ित युवती ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बरेली में पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शाही थाने में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो बरेली से पूरा मामला सामने आया। युवती के साथ गैंगरेप और धर्म परिवर्तन का मामला ये सामने आया है। इस वक्त पीड़िता को आगरा में बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर युवती को लेकर अजमेर और बिहार भी आरोपी गए, लेकिन इसी बीच युवती आरोपियों के चंगुल से छूट गई और चंगुल से छूटकर युवती सीधा बरेली पहुंची। बरेली में एसएसपी ऑफिस पर जाकर युवती ने अपना पूरा मामला बताया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।